हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम EHI-01 जो कि है आधुनिक भारत, टाइम पीरियड है 1857 से 1964। देखिए EHI-01 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इन क्वेश्चनों का तैयारी आप यदि करते हैं, ये कई बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ये रिपीट होता आ रहा है ये सब क्वेश्चन। तो हम आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए औद्योगिकीकरण क्या था कि ये जो था कि भारत जो है उपनिवेश था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटेन का या अंग्रेजी सरकार का। तो यहाँ पे जो स्थानीय लेवल पे जो उद्योग चल रहा था, इनको नष्ट करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजी कंपनी के द्वारा। तो भारत में औद्योगिकीकरण हुआ तो मतलब उद्योग का खात्मा होने लगा। तो इसका मतलब मोटा मोटी समझिए कि भारत के स्थानीय उद्योग को ख़त्म करना ही औद्योगिकीकरण होता है। जो कौन कर रहा था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आगे कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उस पर विश्लेषण करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार 20 नंबर का पूछ लिया गया है। 20 नंबर का पूछने का मतलब क्या है कि कम से कम आप इसे 500 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इन क्वेश्चनों का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो। देखिए इससे पहले भी EHI-01 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में EHI-01 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए इस देश में पारंपरिक भारतीय उद्योगों का खात्मा उपनिवेशवाद के प्रारंभिक परिणामों में से एक था, जिसे देखा और लिखा गया है। देखिए उपनिवेश का क्या मतलब हुआ कि भारत जो है उपनिवेश है किसका, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल चलता था भारत पे, तो भारत उपनिवेश हो गया किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आगे चल के जो हम ये टाइम पीरियड पढ़ते हैं 1857 से 1964, ये उपनिवेश आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन का उपनिवेश था, कौन, भारत। देखिए यद्यपि यह बात इंग्लैंड में आधुनिक कारखानों उद्योगों के विकास और भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश की शुरुआत से जुड़ी हुई है। तो इंग्लैंड में जो आधुनिक कारखाना ज़्यादातर सामान बना रही थी और उद्योग का विकास हो रहा था जहां इंग्लैंड में, वहीं भारतीय शिल्पकार का जो है शिल्पकार उद्योग का विनाश हो रहा था भारत में। देखिए आगे, फिर भी हम 18वीं शताब्दी से इस बात को समझना चाहेंगे जब वाणिज्य में भारतीय उद्योगों के उत्पाद की कीमत ऊंची मानी जाती थी। व्यावसायिक पूंजीवाद के उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ का स्रोत भारतीय औद्योगिक उत्पादकों का भारत में लागत मूल्य तथा इंग्लैंड में विक्रय मूल्य, थोड़ा सा ऊपर कर ले, विक्रय मूल्य का अंतर था। देखिए भारत में जो उद्योग जो भी सामान बना था, सूती वस्त्र या हस्तशिल्प, यहाँ पे जो इंग्लैंड में इसका जो कीमत था और भारत में जो कीमत था उसमें काफ़ी अंतर था। देखिए जैसे सूती और सिल्क वस्त्र, यह मूल्य अंतर जिसे हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ दर कह सकते हैं, ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था यदि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खरीदे गए उत्पाद का भारतीय लागत मूल्य भारतीय शिल्पकारों को कम कर दिया जाए। जब तक भारतीय बाजारों प्रतिस्पर्धा थी, यानी जब तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी फ्रांसीसी डच ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ
साथ भारतीय तथा एशियाई मूल के व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा रहेगी। भारतीय शिल्पकार अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त करने की अवस्था में रहेगा। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अंग्रेजों ने अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों विशेषकर फ्रांसीसी और डच को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अपनी सैनिक ताकत के चलते और कुछ क्षेत्रों में, जैसे उदाहरण के लिए के लिए 1765 में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद तो यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया था है बाजार पे। देखिए, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियंत्रण के कारण बंगाल में उन्हें बाजार में एकाधिकार जमाने या इजरेदार बनाने में मदद की। इंग्लिश कंपनी तथा उसके कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत खरीदारी मिलाकर इतनी हो जाती थी कि वह बंगाल में अच्छी किस्म वस्त्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीद। आगे देखते हैं। देखिए, लेते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक इजारेदार अपने लाभ के लिए बाजार को प्रभावित कर सकता है। 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों तक अंग्रेज व्यापारियों को यह लाभ था कि जिसके चलते इस देश के शिल्पकारों को दिया जाने वाला मूल्य उन्होंने कम कर दिया, जिससे यूरोपीय बाजारों में इस माल की बिक्री का लाभ बहुत अधिक बढ़ गया। भारतीय शिल्पकारों के इस अतिरिक्त शोषण ने उनकी आय का स्तर बहुत नीचा करके हस्तशिल्प उद्योगों के प्रभुत्व अधिकार को ही कमजोर कर दिया। इसने उद्योगों में पूंजी निवेश तथा उसके तकनीकी विकास में जो है क्या हुआ आगे देखिए के लिए संसाधनों को जोड़ने की संभावनाओं को ही नष्ट कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में इंग्लैंड में पूंजी और एक तकनीकी क्रांति हुई। तो हम जानते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास में इंग्लैंड में जो पूंजी और तकनीकी क्रांति के होने के कारण वहाँ इंग्लैंड का जो सामान बन रहा था वो भारत के लोगों को निर्यात किया जा रहा था। देखिए, इस तकनीकी क्रांति ने सबसे पहले यूरोप के बाजारों से भारतीय शिल्पकारों को एकदम हटा दिया, क्योंकि नए अंग्रेजी कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादनों के कारण भारतीय शिल्पकारों के लिए यह संभव नहीं था कि वे कारखाना उत्पाद से प्रतियोगिता कर सके। देखिए, कारखाना में जो सामान बने थे बड़ी मात्रा में, उनका भारतीय शिल्पकार बराबरी नहीं कर सकता था, जिस कारण शिल्पकार उद्योग डूबता चला गया। देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान की शुरुआत से देश औद्योगिक निर्यात, सूती वस्त्र आदि का निर्यात धीरे धीरे कम होने लगा और जल्द ही बंद हो गया। कुछ और चीज़ें जैसे नील अपरिष्कृत सिल्क का निर्यात होता रहा। यद्यपि सन 1813 से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि निजी संस्थान निर्यात का काम करने लगे थे। विदेशी कारखानों ने न सिर्फ भारतीय शिल्पकारों से निर्यात बाजार ही छीना बल्कि घरेलू बाजारों को भी आयातित उत्पादों से भर दिया। तो जो भी स्थानीय उद्योग था उसको ख़त्म करके यहाँ पे निर्यात मतलब आयात करने लगा सामान। कहाँ से? ब्रिटेन से या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह मतलब एक क्षेत्राधिकार हो गया था, वही आयात और निर्यात का देखरेख करने लगा था। देखिए, भारतीय पूंजीपतियों की राजनीतिक स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और विकास के स्तर से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक काल में, विशेषतः 20वीं शताब्दी में, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दूसरे औपनिवेशिक देशों से महत्वपूर्ण अर्थों में भिन्न था। इसी के आधार पर भारतीय पूंजीपतियों की साम्राज्यवाद संबंधी स्थिति की व्याख्या की जा सकती है। इस विकास की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा पंप किया था, तो कैसे किया था वो देखते हैं।
देखिए, पहला है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने के तुरंत बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से आयात प्रतिस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोनों विश्व युद्धों और 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर साम्राज्यवाद की पकड़ ढीली पड़ गई और भारतीय उद्योग के विकास की प्रक्रिया में भारी तेजी आई। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसके बाद जो पूरा मंदी के दौर आया था, तो उस टाइम जो भारतीय अर्थव्यवस्था या उद्योग तेजी से विकास किया। देखिए, इसकी वजह से विदेशी आयातित वस्तुओं को देशी उत्पादनों द्वारा तेजी से प्रतिस्थापित किया जाने लगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस अवधि में देशी उद्योग के विकास के लिए स्वतंत्र भारतीय पूंजी का प्रबंध किया गया था। दूसरे शब्दों में, भारतीय पूंजीपति विदेशी पूंजीपतियों के छोटे भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र पूंजी के आधार पर आगे बढ़े। तो यहाँ पे यह हुआ कि भारतीय उद्योग जो फल फूला था 20वीं शताब्दी के आरंभ में, तो वह खुद का पैसा लगा के फल फूल रहा था। ऐसा नहीं कि कंपनी का पैसा इसमें लगा हुआ था। आइए दूसरा देखते हैं कि किस तरह से विकास हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देशी उद्योगों के विकास में हुई वृद्धि विदेशी व्यापार की औपनिवेशिक व्यवस्था को उलटने में प्रतिबिंबित हो रही थी। इस प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत उपनिवेश तैयार माल का आयात और कृषि संबंधी कच्चे माल का निर्यात करते थे। अब वह ढांचा पलट गया, मतलब कि जो पहले निर्यात कम किया जाता था वस्तु को, आयात ज़्यादा किया जाता था। मगर अब क्या हुआ कि निर्यात ज़्यादा करता है, आयात कम किया जाता है, जिससे भारतीय उद्योग का विकास हुआ। देखिए, 1914 से 1945 के बीच भारत, आप जानते हैं कि 1914 से 1945 के बीच में 2 विश्व युद्ध हुआ था। तो दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटेन एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तो भारतीय उद्योग यहाँ पे ज़्यादा फला फूला। देखिए, बीच भारत के कुल आयात में तैयार माल का अनुपात बहुत कम हो गया। मतलब यहाँ पे आयात बहुत कम किया जाता था और निर्यात ज़्यादा होने लगा था, जबकि कुल निर्यात में उसका अनुपात बढ़ गया था। इसके विपरीत भारत के कुल निर्यात में कच्चे माल का अनुपात कम हो गया था और कुल आयात में उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में पूंजीगत वस्तुओं का अनुपात बढ़ गया था। मतलब कि जो आयात किया जाता था वह ज़्यादातर जो पूंजी लगा हुआ वस्तु होती थी, उसमें जो कीमती वस्तु होती थी वही उसी को आयात किया जाता था। निर्यात कोई भी वस्तु हम कर सकते थे जो बाजार में जिसकी मांग थी। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक ढंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भरता कम होने लगी और आंतरिक व्यापार तेजी से बढ़ने लगी। आइए तीसरा देखते हैं। देखिए, तीसरा है घरेलू उद्योगों में विदेशी पूंजी का नियंत्रण, जो कि दूसरे औपनिवेशिक देशों की तुलना में कम और महत्वहीन था। इस अवधि में और भी कम होने लगा। 1920 के दशक के प्रारंभ में विदेशी पूंजी के प्रभाव में वृद्धि के बाद कमी आती चली गई। दूसरी ओर विशेषतः 1930 के दशक से विदेशी कर्जों या कर्जों और मौजूदा विदेशी निवेश का प्रत्यावर्तन, जो हम कह सकते हैं, जो कि अंशतः भारतीय पूंजीपतियों द्वारा विदेशी कंपनियों, आइए देखते हैं आगे। देखिए, के अधिग्रहण के द्वारा होता था, बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप 1935 के लगभग भारत से विदेशी पूंजी का निर्गमन फिर से प्रारंभ हुआ। वस्तुतः दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत एक ऋणग्रस्त देश नहीं रह गया, बल्कि इसके विपरीत युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन का भारत की ओर स्टर्लिंग संतुलन लगभग 1500 करोड़ रुपये के बराबर पहुंच गया। इसका अर्थ यह था कि भारत अब लंदन के मुद्रा पर निर्भर नहीं रह गया था, क्योंकि उसे विदेशी ऋण की आवश्यकता नहीं थी।
तो हम देख लिए कि औद्योगिकीकरण किस तरह से प्रभावित किया भारतीय अर्थव्यवस्था पे, और भारत का अर्थव्यवस्था किस तरह से फला फूला 1914 से 1945 के बीच में। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यदि एक बार में नहीं समझ पाए तो 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको एक वर्ड मिल जाएगा आपका। यदि आप पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको एक वर्ड मिल गया, आप ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम में लिख पाइएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उनका क्या कारण था, उन पे व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है और इसे आप 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों में सिर्फ कारणों का व्याख्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि कब शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत व्याख्या करते चले जाएंगे, मगर इनके प्रमुख जो है पूछ रहा है कारणों की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं, देखिए हम थोड़ा मोटा मोटी बता देते हैं कि आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। इसकी जो पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कर टैक्स लगाया जा रहा था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो पहले से ही यहाँ पे बहुत सारा वर्ग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हो रहा था, छोटा मोटा विद्रोह जिसको दबाया जाता, मगर व्यापक रूप से 1857 का विद्रोह हुआ था। जहाँ पे आप एक मान सकते हैं कि जो मुख्य कारण था इसमें जो है मंगल पांडे एक सैनिक था, उसको चर्बी लगे कारतूस को यूज करने के लिए कहा जा रहा था, तो उसने मना कर दिया, जिसके कारण उसे फांसी दिया गया था, जो एक तरह से सिपाहियों में विद्रोह की भावना हो गया था। तो 1857 का विद्रोह तत्कालिक कारण उसे हम मानते हैं। मगर आइए जानते हैं प्रमुख कारण क्या था, इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन से भारतीय जनता की मुक्ति के संघर्ष के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और कई बार तो ऐसा लगने लगा कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा। यद्यपि यह एक महज सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, किंतु शीघ्र ही इसने उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र की जनता एवं कृषक वर्ग को भी शामिल कर लिया। इस विद्रोह ने इतना व्यापक रूप लिया कि उस समय के कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, फिरंगियों के प्रति घृणा का भाव इतना तीव्र एवं तीखा था कि एक पर्यवेक्षक W.H. रसेल को बाध्य होकर लिखना पड़ा कि गोरे लोगों की गाड़ी की ओर कोई दोस्ताना नज़र से नहीं देखता। ओह, उन आँखों की भाषा कौन संदेह कर सकता है, कौन गलत समझ सकता है। सिर्फ इसी से मैंने जाना कि गोरे लोगों से न सिर्फ लोगों में खौफ है, बल्कि सभी इससे घृणा भी करते हैं। इस इकाई में हम आपको इस महान विद्रोह के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएंगे। देखते क्या क्या पहलू है वो देखते हैं। देखिए, इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। अमानवीय शोषण मतलब आप समझ लीजिए कारतूस लगा जो गोली चलाने के लिए दिया जा रहा था, वो इसे मान सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन जिसका प्रारंभ विधिवत रूप से 1757 में प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में हुआ था, भारतीयों का शोषण कर ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना भरता जा रहा था। तो भारत का जो शोषण, उद्योग का शोषण जो हो रहा था, लोगों का शोषण, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना तो भर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी सौदागरों और व्यापारियों द्वारा शासित थी, जो स्वयं को समृद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। कंपनी सन 1600 ईस्वी में बनी और इसे महारानी एलिजाबेथ ने राजशाही अधिकार पत्र दिया, मैग्ना कार्टा दिया, जो कि आप जाके भारत में व्यापार कर सकते हैं, जिससे इसे पूर्व से व्यापार करने की विशेष सुविधा प्रदान की गई।
इनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त करना था। यह व्यापार करने वाली कोई साधारण, आइए देखते हैं आगे। देखिए, साधारण कंपनी नहीं थी, बल्कि इसके पास प्रशिक्षित सैनिक थे जिन्हें ने पुर्तगाली और तथा फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों से 17वीं और 18वीं शताब्दियों में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। इन प्रतिद्वंदी शक्तियों को पराजित करने के पश्चात इन्होंने भारतीय व्यापारियों को, जो इनसे टक्कर ले रहे थे, परास्त कर दिया। 1757 में प्लासी युद्ध जीतने के बाद उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने व्यापारिक नीति को सफलतापूर्वक लागू कर दिया तथा भारतीय व्यापारियों की प्रतिद्वंदिता को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया। जो भारत के व्यापारी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिद्वंदी था, उनको भी समाप्त कर दिया, क्योंकि उनके माल पे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सामान आता था बाहर से आयात होके, तो उस पर कम टैक्स लिया जाता। तो होता था क्या, बाजार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंग्रेज़ों का सामान था वो कम कीमत पे बिकता था और भारत की सामान ज़्यादा कीमत पे बिकता था, जिससे भारतीय उद्योग नष्ट की ओर जाने लगा था। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने भारतीय कारीगरों पर दबाव डाला, कारीगरों के उत्पादन को ऐसे मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य किया जो उनके लिए बिल्कुल अलाभकारी थे। कारीगरों को अब इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि वे मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। किंवदंती तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इतनी कम मजदूरी देने के विरोध में ढाका के बुनकरों ने, जो मलमल की बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे, अपने अंगूठे तक काट लिए थे। ठीक है, तो देख लिए दो प्रश्न इस वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही था कि आप लोग का इन क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए। रिवीजन होने के बाद आप इसे एग्जाम में यदि आता है तो आप इसे अच्छे से लिख पाइएगा। जिनका जो नहीं पढ़े हैं तो उनका एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से वर्ड मिल गया, वो अभी बना के लिख सकते हैं। जानकारी मिलने के बाद आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।